चलिए दोस्तों बातचीत शुरू करें। दोस्तों हमारी प्रोबेबिलिटी की जर्नी में हम लोग किन स्टेजेस के थ्रू आए हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी विद द मेन डिस्कशन ऑन क्या सर, हमारा जो मेन डिस्कशन हुआ था वो हुआ था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, जिसपे अपने लोगों ने 2 क्लासेस डेडिकेट किए थे, राइट। हमारे थर्ड क्लास में, दैट इज द लास्ट क्लास, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि कब 2 इवेंट्स को अपने लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं, राइट। ठीक है सर। और फाइनली द लास्ट स्टेज वी आर गोइंग टू रीच इज बेस थ्योरम, राइट। काफी बुक्स में तो दोस्तों बेस थ्योरम एक सेपरेट चैप्टर की तरह होता है, बट इट्स वेरी मच अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। एक बात मैं और बता दूं दोस्तों आप लोग को कि इन दिस क्लास व्हाट आर वी गोना डू। सबसे पहले जो होमवर्क क्वेश्चन था अपने वो डिस्कस करेंगे फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो आपके सामने लिखा हुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नंबर 1। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ही एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है विच आई वांट कि आप लोग को बता दिया जाए, अदरवाइज है बेसिक समी, बट उसमें एक ऑड, फेवर और अगेंस्ट का सिचुएशन आता है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू टैकल दैट मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा एंड देन विल मूव ऑन टू बेस थ्योरम, ठीक है। ऑल राइट सर। तो सर चलिए सबसे पहले देखते हैं लास्ट डे जो अपने लोगों ने क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिया था उसको। दोस्तों क्वेश्चन था 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉय, 1 गर्ल एंड 3 बॉय, मतलब टोटल 3 ग्रुप है। मैं अगर आपको पिक्टोरियली, हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे पिक्टोरियली सम करके दिखाने का जरूरत नहीं है, जैसे मैं अभी आपको पिक्टोरियली पिक्चर बना के दिखा रहा हूं वैसे एग्जाम में आपको करके दिखाने का जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन है ना, 3 ग्रुप्स है। तो ये देखो 3 ग्रुप्स बना देते हैं अपने लोग, 3 बॉक्सेस बना देते हैं, 1 2 3। इन 3 बॉक्सेस में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप 1, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप 2 और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप 3, ठीक है ना। एग्जाम में ये सब नहीं करना है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम राइटिंग ऑल दिस। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जो लास्ट डे दिया गया था। 3 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कंटेन 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो दोस्तों यहां पर क्या सिचुएशन है, 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है, राइट। इधर पे 2 गर्ल 2 बॉय एंड इवेंचुअली इधर पे क्या है दोस्तों लास्ट वन में 1 गर्ल एंड 3 बॉय। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब रैंडमली बिना देखे कि वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, वी आर सिलेक्टिंग 1 चाइल्ड फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब एक चाइल्ड को यहां से पिक किए, एक को यहां से पिक किए और एक को अपने लोग यहां से पिक किए, राइट। जी हां सर। फाइंड द चांस दैट द 3 सिलेक्टेड चिल्ड्रन, अब 3 बच्चे सिलेक्ट हुए, अरे ऑब्वियसली 3 ग्रुप है और सब में से एक एक पिक करें तो 3 बच्चे सिलेक्ट होंगे। जी हां सर 3 बच्चे सिलेक्ट हुए। अपने को बोला कि ये बता इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 3 रैंडमली सिलेक्टेड चिल्ड्रन है 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, दे कंप्राइज 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। तो एक गर्ल एंड 2 बॉयज हैं, इसको निकाल। अब मैं आप लोग को एक सिंपल सी बात बताता हूं। सर सबसे पहले क्वेश्चन ये आप लोग का कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि भाई कि अपने लोग का ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। दोस्तों जब आप किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी चाइल्ड को इस ग्रुप से पिक करते हो तो बिल्कुल भी इस बात का फर्क पड़ेगा क्या कि आप इसमें से कितना पिक कर सकते हो? नहीं सर, इसमें से आप किसको पिक करते हो वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा इस बात को कि आप इसमें से किसको पिक करते हो, राइट। हर ग्रुप का अपना इंडिपेंडेंट सिलेक्शन आप करोगे, राइट। ये वैसा डेक ऑफ कार्ड्स तो नहीं है ना कि एक किंग निकाल दिए तो अब सिर्फ 3 किंग बाकी है। वो होता तो डिपेंडेंट इवेंट्स होता, क्योंकि अब बाद में होने देखो मान लो आपको बोला गया कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है, राइट। आपको पहले एक किंग निकालना है और फिर वापस से एक किंग निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब आप फर्स्ट टाइम एक किंग निकाले और उसको साइड में रख लिए तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 4/52, राइट। लेकिन जब आप सेकेंड बार निकालोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/51। क्यों? क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है और 3 किंग बाकी है। तो यहां पर पहले क्या हो रहा है, पहला क्या इवेंट हो रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है सेकंड वाले इवेंट को, तो डिपेंडेंट इवेंट्स का केस है। बट यहां पर इस ग्रुप में आप किसको सिलेक्ट करते हो विल नॉट अफेक्ट द फैक्ट कि आप ग्रुप 2 से किसको सिलेक्ट करते हो एंड नाइदर ग्रुप 3 से किसको सिलेक्ट करते हो उसको अफेक्ट करता है, करेक्ट। जी हां सर बिल्कुल आप सही कहते हो दोस्तों, दैट्स व्हाई इट्स अ क्वेश्चन ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। खैर अब सर क्वेश्चन को करे कैसे करें।
मैं बोला ध्यान से सुनिए, मैं बोला ध्यान से सुनिए, सुनना ही आपको। G1 रिप्रेजेंट्स गर्ल फ्रॉम ग्रुप 1, कि गर्ल फ्रॉम ग्रुप 1 सिलेक्ट हुई है। इस तरह से मैं आप लोग को बाइफर्केशन लिखा दे रहा हूं, इवेंट्स का नाम लिखकर बता दे रहा हूं। G2 मतलब गर्ल फ्रॉम ग्रुप 2, ठीक है। G3 मतलब सेम गर्ल फ्रॉम ग्रुप 3 इज सिलेक्टेड, क्योंकि बार बार अपने लोग गर्ल गर्ल करके नहीं लिख सकते, तो ऐसे लिख दिए। सेम बॉयज का अपने लिख सकते हैं, B1 बॉय फ्रॉम ग्रुप 1, B2 बॉय फ्रॉम ग्रुप 2 एंड सिमिलरली B3 इज व्हाट दोस्तों, B3 इज बॉय फ्रॉम ग्रुप 3। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब दोस्तों एक बात को ध्यान से सुनिए, बताएं सर क्या। सबसे पहले आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, समझ रहे हो। अब पहले इंडिपेंडेंटली प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लीजिए, इंडिपेंडेंटली प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लीजिए। तो ग्रुप 1 से एक गर्ल सिलेक्ट हो, इसका क्या चांसेस है। अरे ग्रुप 1 में टोटल कितने स्टूडेंट्स है दोस्तों, सर टोटल में 4 स्टूडेंट्स है, तो 4 में से 3 गर्ल है, तो ग्रुप 1 से गर्ल सिलेक्ट हो, उसका चांसेस क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 3/4 है। कम ऑन, बोला करेक्ट। सिमिलरली ग्रुप 2 से गर्ल सिलेक्ट हो, उसका क्या चांसेस है, 2/4, क्योंकि 2 गर्ल और 2 बॉयज है, तो आउट ऑफ 4 देयर आर 2 गर्ल्स, राइट। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल 3, दैट इज अ गर्ल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप 3, उसका क्या चांसेस है, 1/4, बिकॉज देयर इज 1 गर्ल एंड 3 बॉयज, सो 1/4। सिमिलरली दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय फ्रॉम ग्रुप 1 क्या है दोस्तों, ग्रुप 1 में बॉय एक ही है, तो 1/4। ग्रुप 2 में बॉय 2 है, तो 2/4, एंड ग्रुप 3 में बॉय 3 है, बॉयज 3 है, तो 3/4। ये हो गया, हाँ सर। लेकिन अब अपने लोग आएंगे अपने अल्टीमेट आंसर पर, और दोस्तों हमारा अल्टीमेट आंसर पर कैसे आएंगे, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। दोस्तों अपने को क्या बोला गया, अपने को बोला गया कि फाइंड द चांस दैट द 3 सिलेक्टेड चिल्ड्रन कंप्राइज 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। तो जो 3 बच्चे सिलेक्ट हुए उसमें से 1 गर्ल और 2 बॉयज होने चाहिए। तो मैं बोला यार बात तो ठीक है, मैं बोला बात तो ठीक है। अब इसमें क्या क्या केसेस पॉसिबल है, क्या क्या केसेस पॉसिबल है। ऐसा केस पॉसिबल है, सुनिएगा, इसमें ऐसा केस पॉसिबल है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉय, तो ऐसा मुमकिन है ना दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। कैसे, पहली बात कि आप क्या तो सिलेक्ट कर सकते हो ग्रुप 1 से एक गर्ल, तो बाकी दोनों ग्रुप से क्या आप सिलेक्ट करोगे, बॉय, इसका चांस, क्योंकि तभी तो 2 बॉयज एंड 1 गर्ल होगा। या फिर आप ये कर सकते हो, जब भी और आए, क्या और, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि ग्रुप 1 से बॉय है, ग्रुप 2 से गर्ल है, एंड अगेन ग्रुप 3 से बॉय है, इसमें भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। सर बात तो सही है। अगेन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप से भी बॉय, सेकेंड ग्रुप से भी बॉय, एंड थर्ड ग्रुप से गर्ल। और क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट केसेस है, इसीलिए बीच में प्लस है। अच्छा, लेकिन यहां पर ये तीनों तो साथ में होगा, और जब भी साथ में होता है तो चाहे सेट्स हो, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, जब साथ होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। और आप लोग को ये बात बताया हुआ भी है, क्योंकि देखो ना G1, B2 और B3 ये तो साथ में सिलेक्ट हो रहे हैं ना, तो एक तरह से इनके बीच में इंटरसेक्शन है। यस और नो दोस्तों, सर एक तरह से तो इनके बीच में इंटरसेक्शन है, हाँ सर। और क्योंकि इनके बीच में इंटरसेक्शन है, आप लोग को बताया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जब इंटरसेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो सिमिलरली अगर इसको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, हालांकि इतना मैं दिखाता नहीं, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता, बट इट जस्ट कि आप लोग को क्लैरिटी आ जाए कि हाँ सर लॉजिकली साउंड बात कर रहे हैं आप। देखो प्लस से सेपरेट कर दिया, फिर B1 इंटू PG2, क्योंकि ये साथ में हो रहा है, इंटू PB3, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। B3 का मतलब समझे ना, बॉय फ्रॉम ग्रुप 3, ओके। सिमिलरली B1 इंटू P, B2 इंटू PG3। बस अब दोस्तों इनकी वैल्यूज आपको मालूम है, इंडिपेंडेंटली वैल्यू सेट करिए एंड द सम इज डन। तो क्या होगा, 3/4 इंटू 1/2 इंटू 3/4 प्लस सिमिलरली, अच्छा 2/4 को मैंने 1/2 लिखा है। कोई अगर सोच रहा है ये 1/2 कहां से आया, दोस्तों 2/4 को मैंने लिखा है। ऑल राइट सर, गॉट इट सर। सर आगे बात करें आप दोस्तों, आगे बात इस तरह से है दोस्तों, आगे बात इस तरह से है। नेक्स्ट वन क्या होगा, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 3/4। बस अब अपने लोग फटाफट काम खत्म कर रहे हैं अपना, राइट। सिमिलरली 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/4
एंड इवेंचुअली माय डियर फ्रेंड्स व्हेन यू ऐड ऑल दीज अप, आप लोग का क्या आएगा 9/32 पहला, दूसरा वाला 3/32, चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन को प्लीज, एंड 1/32, राइट। तो दोस्तों आपका जो टोटल आया वो आया 13/32। दिस इज द प्रोबेबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स। ये था इंडिपेंडेंट सम इवेंट्स का क्वेश्चन जो मेरे को डिस्कस करना था, होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, ये किया मैंने डिस्कस। दोस्तों सबको क्लियर है क्या? प्लीज से यस और नो, फटाफट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा दोस्तों, हाँ ना बोलिए फटाफट। Yes, sir. What about other mates? सबका रिस्पॉन्स आया फटाफट। यस सर, ग्रेट, यस सर, चलिए सही है। ऑल राइट सर बातचीत को स्टार्ट करिए, सर बातचीत को आगे बढ़ाइए। मैं बोला ओके। दोस्तों एक और क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट से, फिर अपने बेस थ्योरम पे चलेंगे, राइट? जी हाँ सर बिल्कुल। सर बताएं वो क्वेश्चन क्या है? दोस्तों प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, दोस्तों प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। हाँ सर बताइए। दोस्तों बेस थ्योरम का क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, उसके पहले या बेस थ्योरम के कंसेप्ट पे चले उसके पहले एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक और क्वेश्चन। आइए सर बताइए क्या क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, और इसमें ना क्वेश्चन में मेरे को सिखाना क्या आपको पता है? मेरे को यहां पर ये मेन चीज सिखाना है कि ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर का जब टर्म यूज करें तो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा। द ऑड्स अगेंस्ट अ मैन who is 45 years old, living till he, अच्छा वो मैन अभी 45 का है, हाँ, लिविंग टिल ही 70 आर 7:5, ठीक है? जी हाँ सर क्लियर है। और बताएं सर आप आगे क्या बोलता है? odds against his wife who is now 36, living till 61 are 5:3. Find the probability that the couple will be alive, मतलब both husband and wife will be alive 25 year hence, मतलब 25 साल बाद, या फिर at least one of them will be alive, at least one of them will be alive, कम से कम एक जन तो अलाइव रहेगा ही 25 ईयर हेंस। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का खास बात क्या मालूम है? ये आप लोग को कॉम्प्लिकेट करेगा, जबकि जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेशन है, कुछ है नहीं ऐसा सच इन क्वेश्चंस में। तो सर बताइए क्या, सर बताइए क्या? मैं बोला ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो टोन सीखना पड़ेगा। ऑड्स अगेंस्ट अ मैन, अगेंस्ट अ मैन मतलब अगेंस्ट अ मैन हु इज 45 ईयर्स ओल्ड लिविंग, मतलब ऑड्स अगेंस्ट लिविंग है। वर्ड को ध्यान से देखिए, ऑड्स अगेंस्ट लिविंग है, मतलब चांसेस ऑफ डेथ 7:5 है। जो पहले दिया हुआ रहता है ना वो क्या होता है? जो लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पे अगेंस्ट लिखा हुआ है। दोस्तों वर्ड लिखा हुआ है अगेंस्ट, दोस्तों वर्ड लिखा हुआ है अगेंस्ट। अगेंस्ट वर्ड का मतलब समझे आप? अगेंस्ट वर्ड का मतलब है कि वो नहीं जिएगा। इसका क्या चांसेस है? 7/12। 7:5 को सम कर देंगे तो 7/12। ओके, तो इसका मतलब इवन है मैन विल सर्वाइव 25 ईयर हेंस, ठीक है? 25 ईयर्स हेंस। और सिमिलरली E2 है विमेन विल सर्वाइव 25 ईयर्स हेंस। सर बात सही है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां पर बोला है
चांसेस अगेंस्ट सर्वाइवल, मतलब नहीं सर्वाइव करे। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो नहीं हो, अगर आपको किसी भी इवेंट का उल्टा लिखना है ना, जैसे इवन क्या है, दैट ही विल सर्वाइव, तो इफ नॉट सर्वाइव का आपको लिखना है ना, तो इवन के ऊपर जो डैश दे दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। तो चांसेस दैट ही विल नॉट सर्वाइव अगेंस्ट सर्वाइवल क्या है, 7:5, मतलब 7/12। ओ, तो सर अगर नॉट सर्वाइव का 7/12 है, तो नेचुरली सर्वाइव का कितना होगा? मैंने आपको बताया सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, तो 1 - 7/12 इक्वल्स टू, बिल्कुल सही, 5/12। सिमिलरली दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट सर्वाइविंग इज 5:3, मतलब वो नहीं सर्वाइव करे, इसका चांसेस क्या है, 5/8। ओह अच्छा सर, एक बार यहां पर ध्यान से सुनिए, मैं बोला क्या, अगर सर यहां पे ऑड्स अगेंस्ट की जगह इन फेवर लिखा होता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चांसेस ऑफ सर्वाइवल दिया हुआ है पहले, इसका मतलब जो 7/12 अपने लोग चांसेस ऑफ डेथ लिखे हैं, वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होता है। ये डेटा रीड करना आना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है, जी हाँ सर। तो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट सर्वाइव इज दिस, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल सर्वाइव, दैट इज इक्वल टू 3/8। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड दैट द कपल विल बी अलाइव 25 ईयर हेंस, मतलब बोथ विल बी अलाइव। भाई बोथ विल बी अलाइव, तो यार एक का अलाइव रहना दूसरे पर मैटर तो करता नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अच्छा, लेकिन वो अब कोई फिल्मी डायलॉग मत मारना कि लेकिन सर अगर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सके तो, ये सब फिल्मी और इमोशनल एंगल को कंसिडर नहीं करते अपने लोग सम्स में, समझ आया? तो ऐसे दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब दोनों का अपना इंडिपेंडेंट चांसेस ऑफ सर्वाइवल है। तो बोथ विल बी अलाइव का क्या चांसेस होगा, 5 अपने को निकालना क्या, P E1 इंटरसेक्शन E2, क्योंकि बोथ विल बी अलाइव, और मैंने आपको क्या सिखाया था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में इंटरसेक्शंस आर मल्टीप्लीकेशन, तो 5/12 इंटू 3/8। ओ, तो ये बात है, जी हाँ बिल्कुल सर, ये बात है। कैलकुलेशन कर लीजिए सर, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, आप 3 4, ठीक है ना, तो 5/32 आपका आंसर आएगा। तो 32 में से 5 चांसेस है कि दोनों सर्वाइव करें, ठीक है। नंबर 2, एटलीस्ट 1 विल सर्वाइव। अब सर एटलीस्ट 1 विल सर्वाइव कैसे निकाले, एटलीस्ट 1 विल सर्वाइव कैसे निकाले, सवाल अब आप लोग का ये आ रहा है कि सर एटलीस्ट एक जन सर्वाइव कर जाएगा, ये कैसे निकाले? तो दोस्तों एटलीस्ट एक जन सर्वाइव कर जाएगा, इसका चांसेस क्या है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पहला कि दोनों सर्वाइव किए, दूसरा मैन सर्वाइव किया विमेन सर्वाइव नहीं की, या तीसरा अल्टीमेट थिंग इज कि विमेन सर्वाइव की मैन सर्वाइव नहीं किया। यही 3 तो है, इसको छोड़ के तो कुछ और हो नहीं सकता। सर बात तो आप बिल्कुल ठीक बोलते हो, सर बात तो आप बिल्कुल ठीक बोलते हो। अब इसको करने का अलग अलग तरीका है, मैं तरीका नंबर 1 बताता हूं। पहला तरीका क्या है, एटलीस्ट 1 विल सर्वाइव में क्या है, आप क्या करो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन विल सर्वाइव कर दो। तो अगर कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा, उस प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दे, तो क्या आ जाएगा कि एटलीस्ट एक जन सर्वाइव करेगा। तो ये एक तरीका है। तो प्रोबेबिलिटी दैट नन विल सर्वाइव, प्रोबेबिलिटी दैट नन विल सर्वाइव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, P E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश नन विल सर्वाइव का। तो 7/12 इंटू 5/8, 7/12 इंटू 5/8, यानी कि दोस्तों कितना हो गया, 7/12 इंटू 5/8, हाँ 35/96, करेक्ट सर, 35/96। इवेंचुअली दोस्तों क्या करना है, सो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 विल सर्वाइव विल बी इक्वल्स टू, एटलीस्ट 1 विल सर्वाइव इज इक्वल्स टू 1 माइनस 35/96, आप एलसीएम ले लो, 96 माइनस 35, तो आपका आएगा 61/96। सो दैट इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आंसर दूसरे वाले पार्ट का। सर इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 विल सर्वाइव मतलब बोथ कैन ऑल्सो सर्वाइव, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 विल सर्वाइव को निकालने का एक और तरीका है, ये थोड़ा सा लंबा है बट ठीक है ना, स्टिल वर्केबल। एटलीस्ट 1 विल सर्वाइव का क्या है, इक्वल्स टू, क्या तो दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस मैन सर्वाइव कर रहा है, विमेन सर्वाइव नहीं कर रही है, तो E2 डैश। ओ सिमिलरली मैन सर्वाइव नहीं कर रहा है और विमेन सर्वाइव कर रही है, ये भी तो हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग कैलकुलेशन डालो, इसके अंदर कैलकुलेशन की वैल्यू डालो, तो देखो दोनों सर्वाइव कर रहा है, P E1 इंटू P E2 का वैल्यू क्या है आपका, 5/32, वो अपने लोग का प्री कैलकुलेटेड है, 5/32 प्लस मैन सर्वाइव किया, उसका चांस क्या है
5/12 और इंटू वुमेन ने की उसका क्या है 5/8, तो प्लस 5/12 इंटू 5/8 प्लस अगेन दोस्तों अब इस बार क्या है, मैन सर्वाइव नहीं किया, विमेन सर्वाइव की, तो यानी कि 7/12 इंटू 3/8, करेक्ट, तो प्लस 7/12 इंटू 3/8 यानी कि 5/32 प्लस 25/96 प्लस 21/96, ठीक है। अच्छा, सब में एलसीएम 96 है, तो आप 96 एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो 32 3 15 प्लस 25 प्लस 21, कैलकुलेशन कर लीजिए आपका कितना आ रहा है, ऐड करके 61/96। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज योर अल्टीमेट आंसर, वही तो ऊपर में मैंने भी निकाला। माय डियर फ्रेंड्स सबको क्लियर है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो, हाँ ना बोलना पड़ेगा फटाफट, हाँ ना फटाफट बोलना पड़ेगा सबको, रिस्पॉन्ड फास्ट मेट्स। Yes, sir. What about others? What do others have to say? Yes, sir. वाह, yes, sir. क्या बात है? Yes, great. दोस्तों, सर क्या अभी अपने बोल सकते हैं कि अपने लोग का इंडिपेंडेंट इवेंट्स खत्म? हाँ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, बट अदरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट के सारे कंसेप्ट हो गए। अब दोस्तों अपने लोग चलेंगे बेस थ्योरम पे। किस पे चलेंगे सर? बेस थ्योरम पे। चलो सर, फिर देरी किस बात की है? मैं बोला ओके। बेस थ्योरम, सर क्या है ये बेस थ्योरम, क्या बातें करता है ये बेस थ्योरम, बताओ जरा सर हमें। मैं बोला ध्यान से सुनो, मैं बोला ध्यान से सुनो, बताइए सर। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है वो पहचानेंगे कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, ओके, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग कि सर एटलीस्ट वन विल सर्वाइव समझ नहीं आया। अरे एटलीस्ट वन विल सर्वाइव में दोस्त क्या है? क्या तो दोनों सर्वाइव करेगा या तो एक सर्वाइव करेगा, दोनों में से। तो अगर दोनों सर्वाइव करेगा तो PE1 इंटू PE2 कैलकुलेट किए, ये रहा। अब दोनों में से एक करेगा मतलब मैन जिंदा है, विमेन नहीं जिंदा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और या फिर मैन जिंदा नहीं है, विमेन जिंदा है, इन तीनों का सम ही तो होगा एटलीस्ट वन विल सर्वाइव। हाँ सर, आगे बात करते हैं दोस्तों, बात है बेस थ्योरम पे। आप लोग का क्वेश्चन आएगा सर बेस थ्योरम में कि सर ये कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, ये कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का है? दोस्तों मेरा आंसर बहुत ही सिंपल है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन में ये जरूरी है और हर बार ये होगा कि एक ट्री टाइप का डायग्राम बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में डायग्राम बना के आना है आपको, बट आपको वो फील आएगा कि चल डायग्राम इसमें बन सकता है, इसका मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, राइट? जी हाँ सर, ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एंड दोस्तों मैं इसका फॉर्मूला दिखाने से पहले, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला दिखाया ना तो आप लोग सब बोलोगे कि यार बहुत टफ चीज चल रहा है, कितना मुश्किल फॉर्मूला है देखने में, इसलिए मैं पहले फॉर्मूला नहीं कर रहा, मैं पहले क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं एंड इवेंचुअली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपने फॉर्मूला लिखेंगे। बराबर सर? बराबर सर, बिल्कुल सही कही, सही बात कही आपने। मैंने बोला ध्यान से सुनो, मैंने बोला ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, बेस थ्योरम स्टार्ट हो चुका है, आई एम टेलिंग अगेन, ओके सर। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, ठीक है। बैग 1 के अंदर 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स है, while बैग 2 contains 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बराबर? जी हाँ सर, बिल्कुल बराबर है। आगे बात करें सर आप, आगे बात यह है कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। सुनना ध्यान से, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स and it is found to be red। मतलब ये बात पता हमें कि रेड बॉल आया है,
फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that it was from बैग 2। अपने को इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल था वो बैग नंबर 2 से था, इट वॉज फ्रॉम बैग 2। तो दोस्तों अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं इस बात को, सुनिएगा। हाँ, सम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। बैग 1 के अंदर 2 बैग्स हैं। हाँ, मैं 2 बैग्स बनाता हूं, देखो। ये है बैग 1, ये है बैग नंबर 2, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं बैग 1, और दोनों बैग्स एकदम एक जैसे है देखने में, है ना, बैग 2। अच्छा, अब बैग 1 के अंदर क्या है, 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। तो 3 रेड, ये देखो यहां पे 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है, राइट। वाइल बैग 2 के अंदर क्या है, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो 6 ब्लैक बॉल्स है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 5 रेड है, 1 2 3 4 5, 5 रेड बॉल्स है, बराबर। जी हाँ सर। अभी क्वेश्चन को समझना दोस्तों। क्वेश्चन बोलता है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। अब मजे की बात यहां पर आप देख रहे हो, अरे कोई भी बैग सिलेक्ट हो सकता है, ये नहीं बोला कि बैग 1 सिलेक्ट हुआ या बैग 2, कोई भी बैग सिलेक्ट हुआ रैंडम। आप समझ रहे हो। तो दोस्तों अगर आप लोग फील कर पा रहे हो इस बात को, तो आपका चांसेस सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है ट्री का कि भाई बैग 1 सिलेक्ट हुआ या बैग 2। फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टॉप कि बैग 1 सिलेक्ट हुआ या बैग 2। अब दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटीज क्या है, 1/2, 1/2, करेक्ट। आगे बात करें सर आप, अगर बैग 1 सिलेक्ट हुआ है, तो अब इसमें इसका अपना अलग बाइफर्केशन है, मतलब अगर बैग 1 है तो इसके अंदर क्या है, 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। और अगर बैग 2 सिलेक्ट हुआ है तो इसका अपना बाइफर्केशन है कि फिर इसके केस में इसका जो है 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है। तो 2 जगह पे प्रोबेबिलिटीज का ब्रेक हो रहा है ना। जी हाँ सर, 2 जगह पे प्रोबेबिलिटीज का ब्रेक हो रहा है। अपने को निकालना क्या है, सबसे पहले तो अपने को पता है कि द बॉल वाज फाउंड टू बी रेड। तो मैं लिख देता हूं कि बॉल ड्रॉन वाज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड, ये मैंने लिख दिया सर, लिख दिया। आगे बताएं आप। अब मैं क्या बोलता हूं कि इवन एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि बैग 1 सिलेक्ट हुआ है, इवन एक प्रोबेबिलिटी है कि बैग 1 सिलेक्ट हुआ है। इवेंट एक्चुअली E2 है, प्रोबेबिलिटी तब होता है जब हम लोग P लगाएं। E2 है, बैग 2 सिलेक्टेड है, ठीक है सर। और अगर आप लोग सबको अग्री करोगे, तो अपने को क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 2। इट वाज फ्रॉम बैग 2 का मतलब समझते हो, अपने को ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 2 व्हेन वी नो व्हाट। स्लैश कब देते हैं, जब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है। और व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड दोस्तों, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड इज कि द बॉल ड्रॉन इज रेड। वी हैव टू फाइंड E2 व्हेन A हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये लिखने का तरीका आप लोग को पता ही है। जी हाँ सर, यहां पर वो इवेंट लिखते हैं जो हो चुका है, इट इज नोन दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 व्हेन इट इज नोन दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो दोस्तों खाली इतना मेरे को सबको यस और नो बोलिएगा, आप लोग इतना सब अग्री करते हो कि नहीं कि हम लोग को PE2/A निकालना है। एवरीबॉडी बताइए। अपने लोग 3 क्लास कर चुके हैं जिसमें अपने लोग कंसिस्टेंटली ये डिस्कस किया, सब इतना अग्री करते हो कि नहीं। क्वेश्चन कैसे करना बात की बात है, इतना अग्री करते हो कि नहीं कि अपने को PE2/A निकालना है, खाली इतना बताएं मेरे को आप, उसके बाद मैं आपसे आगे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। यस सर, यस, मोस्ट स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हाँ, ठीक है। यस सर, सब अग्री करते हैं कि ये अपने को निकालना है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना तो सर वो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आप लोग के लिए, इसलिए मैं कंसेप्ट को करवा के फिर उसका फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा आपसे। ध्यान से सुनना दोस्तों, अब आप लोग को एक बात ध्यान रखना है, क्या
कि जब आपको PE2/A निकालना है, भूल जाइए इस चीज को। अब आप लोग को ये देखना है कि आपको ये तो मालूम ही है कि रेड बॉल सिलेक्ट हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले ये मेरे को बताओ ना, सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A क्या है? E2 इंटरसेक्शन A क्या है? E2 इंटरसेक्शन A का मतलब समझते हो? E2 इंटरसेक्शन A का मतलब है कि सबसे पहले आपका क्या हुआ? सबसे पहले आपका क्या हुआ? बैक टू सिलेक्ट हुआ, बैक टू सिलेक्ट हुआ। और अब अपने को बोला कि बैक टू सिलेक्ट हो गया है, अब आपको बोला कि ये बता कि कलर जो है वो रेड है, इसका प्रोबेबिलिटी बता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 करेक्ट यही होगा? जी हाँ सर बिल्कुल यही होगा, जी हाँ सर बिल्कुल यही होगा। सबसे पहले आपको ये निकालना है। तो दोस्तों प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। मैं अभी क्या निकाल रहा हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। मेरे को क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल फ्रॉम बैक टू एंड अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल फ्रॉम बैक वन, खाली मेरे को ये निकालना है, ठीक है ना? तो मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, दैट द बॉल इज रेड व्हेन द बैक वन इज सिलेक्टेड, ये निकालना है। सुनिएगा, एग्जाम में ये करना है, बट इसको निकालने के लिए क्या क्या करना है मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि रेड बॉल आने की क्या क्या चांसेस हैं। ध्यान से सुनिएगा, रेड बॉल आने की क्या क्या चांसेस है वो सुनिएगा। अगर बैक वन है, अगर दोस्तों बैक वन है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पहले तो बैक वन का खुद का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पहले तो बैक वन का खुद का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अच्छा, अब बैक वन सिलेक्ट हो गया 1/2, तो रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/7, क्योंकि बैक वन में 3 लाल बॉल है, यानी कि 3/14। सर एग्री करते हैं हम लोग, सर एग्री करते हैं हम लोग। अगेन मैं एक बात और पूछता हूं आपसे, अगेन मैं एक बात और आपसे पूछता हूं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? व्हेन बैक टू इज सिलेक्टेड। सबसे पहले तो दोस्तों बैक टू के खुद के सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब उसमें मल्टीप्लाई करो आप कि बैक टू में रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 5/11, क्योंकि 5 रेड बॉल है आउट ऑफ 11, यानी कि 5/22, यानी कि 5/22। करेक्ट? जी हाँ सर। दोस्तों बस बात खत्म हो गया, दोस्तों बस अब सम खत्म हो गया। सर मतलब सम कहां खत्म हुआ सर? मैं बोला ये देखो, अब सम इसलिए खत्म हो गया क्योंकि 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 आप लोगों को ये बोला गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू व्हेन यू नो दैट इट इज अ रेड बॉल। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो मैंने बोला था, इट इज फ्रॉम बैक टू व्हेन इट इज नोन दैट इट इज अ रेड बॉल, इज इक्वल्स टू, देखो रेड बॉल है ये तो पक्का है, तो टोटल चांसेस कितना है रेड बॉल के आने का? डिनोमिनेटर में लिख दो टोटल नंबर ऑफ चांसेस, क्योंकि रेड बॉल आया ये तो पक्का है। करेक्ट? करेक्ट? जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, अब इसमें दोस्तों अपने को क्या चाहिए कि वो बैक टू से होना चाहिए, इसका मतलब 5/22 वाला चीज होना चाहिए, यानी कि मैं लिख सकता हूं 5/22 बाई होल ऑफ दिस। हाँ सर लिख सकते हैं, हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? 5/22 बाई, फिर आप ब्रैकेट में नीचे में एलसीएम लेते रहिए, 22 और 14 का 2, 11, 7, मतलब 154 एलसीएम आया, तो 11 33 प्लस 35, यानी कि दोस्तों दी अल्टीमेट थिंग इज 5/22 इंटू 154/33 प्लस 75 विच इज 108, बराबर? हाँ सर बराबर। बस काटाकुटी कर लो आप, 22 7 जा, यानी कि 35 चांसेस है आउट ऑफ 108 चांसेस कि जो बॉल होगा, जो रेड बॉल है, वो किससे निकाला हुआ है? बैक टू से निकाला हुआ है। और दोस्तों मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊं, जो आपने अभी अप्लाई किया है, तो वो कुछ इस तरह से था, इसलिए मैं फॉर्मूला एंड में बताना चाह रहा था। फॉर्मूला इस तरह से था, P E2/A इज इक्वल टू P E2 इंटू P A। आपने जो किया, और ये अगर मैं पहले लिख देता तो सर कंफ्यूजन होता, कॉम्प्लिकेशन होता, टफ लगता, बट अब ध्यान से देखो आप लोग, और ये विद प्रैक्टिस ठीक होगा। हाँ, बेस थ्योरम में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सम में सब कुछ समझ जाओ 100%, ऐसा जरूरी है, नहीं है, और सम्स आएंगे क्लैरिटी आएगा। सुनिएगा ध्यान से, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। आप लोग चेक कर लो, आपने यही किया है।
क्योंकि आपने देखो सर, देखिए आपने भी यही किया है, क्यों? क्योंकि जब आपने पहले PE2 मल्टीप्लाई किया ऊपर में, तो वो E2 क्या था एक्चुअली 5/22 कैसे आया, 1/2 इंटू 5/11, तो 1/2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ओ, क्योंकि E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक 1 इज सिलेक्टेड जिसका चांसेस 1/2 है। सिमिलरली E2 रिप्रेजेंट कर रहा है बैक 2 इज सिलेक्टेड जिसका चांसेस 1/2 है। अच्छा, इसको अगर एक और तरीका से लिख के दिखाऊं जिससे आपको और क्लियर नजर आए कि क्या आपने किया है, तो वो कुछ इस तरह से है, 1/2 इंटू 5/11, ध्यान से सुनना, 1/2 इंटू 5/11 इज इक्वल होल डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। चेक कर लो दोस्तों, चेक कर लो, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है, इंटू ये 5/11 क्या है दोस्तों, ये 5/11 अल्टीमेटली दोस्तों आपका आया ना, PA/E1 है। जी हाँ सर, यहां पर हाफ हाफ मत ही कीजिए आप, यहां पे हाफ हाफ मत ही कीजिए आप, सुनिएगा यहां पर जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो PA/E1 और PA/E2 लिखोगे ना आप, वो किस तरह से लिखोगे, ध्यान से सुनना। देखो आपको मालूम है कि बैक 1 सिलेक्ट हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैक 1 क्या होगा, 3/7 होगा ना, तो 1/2 मत मल्टीप्लाई कीजिएगा। आई हैड सेड इनिशियली कि 1/2 भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, बिकॉज यू नो कि बैक 1 इट इज अ रेड बॉल, ठीक है ना, एंड यू नो कि बैक 1 इज सिलेक्टेड, तो 1/2 मत मल्टीप्लाई कीजिए, वो तो बाद में अपने लोग कर ही रहे हैं ना, मत कीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली हियर यू नो कि बैक 2 इज सिलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल कितना है सर, 5/11 है। अच्छा, तो ये बात, और आप लोग देख लो, आप लोग भी यही फॉर्मूला अप्लाई किए हो पूरा का पूरा बकायदा, जो मैं नीचे में लिख रखा हूं, जो मैं नीचे में लिख रखा हूं, देखना चाहोगे? हाँ सर दिखाओ, देखो PE2/A क्या हुआ अपने लोग का, प्रोबेबिलिटी E2 क्या था, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बैक 2 वाज सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू 5/11, तो इंटू 5/11, मैंने एक्चुअली पहले से ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, दैट्स वाई मैंने उसको हटाकर करेक्ट कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, होल डिवाइडेड बाई probability of back 1 being selected PE1 into probability of red ball when E1 is selected, which is what, which is equals to 3/7, correct, plus 1/2 into 5/11। ये चक्कर है दोस्तों, देखिए यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। हाँ आई अग्री कि इसमें आप लोगों को बातें 70 to 80% समझ आई होंगी। 100% करने के लिए, 100% करने के लिए अपने बेस थ्योरम पे काफी सम्स करने वाले हैं, ठीक है ना, तो कोई पैनिक में मोड में मत आना कि सर परेशान हो गया, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, सुनना भी ध्यान से। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलता है कि अ फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स X, Y एंड Z। अच्छा एक काम करते हैं, बिफोर दिस क्वेश्चन एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना दोस्तों। बैक 1 के अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल था, बैक 2 के अंदर 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल था। अपने को बोला कि रेड बॉल आया है, बस ये बता कि वो बैक 2 से है। इसमें खास क्या है, कैसे पता चला आपको कि ये बेस थ्योरम आज चालू हो चुका है? ऐसे पता चला क्योंकि पहले क्या होता था, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होता था, लेकिन यहां पे डबल है, यहां पे बैक सिलेक्ट होने का अलग प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद एक बार एक बैक सिलेक्ट हो गया, उसके बाद वापस से एक ट्री, एक ब्रांच क्रिएट होता है, ठीक है, नंबर 1 ये। अच्छा अब इसमें जब भी आपको PE2/A निकालना है तो आपको PE2 इंटू A/E2 करना है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ था, अपने को निकालना था ये प्रोबेबिलिटी कि वो बैक 2 से है व्हेन वी नो दैट द बॉल ड्रॉन वाज रेड। तो मैंने बोला कि यार ये बात तुमको पक्का पता है ना कि बॉल ड्रॉन वाज रेड, वो लोग बोले हाँ हमें पक्का पता है। तो मैंने बोला कि फिर एक बात बता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड व्हेन वी नो दैट द बॉल इज फ्रॉम बैक 1। तो इफ वी नो दैट द बॉल इज फ्रॉम बैक 1, तो 1/2 वाला पॉसिबिलिटी तो खत्म, बिकॉज वी ऑलरेडी नो इट इज फ्रॉम बैक 1, तो 1/2 का चांस ही नहीं है। जो मैंने पहले मूल से मल्टीप्लाई कर दिया था वो नहीं करना आपको मल्टीप्लाई, तो वो 3/7 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बैक सिलेक्ट हो चुका है, उसमें 3 रेड बॉल है, तो 3/7 होगा, राइट सर। सिमिलरली दोस्तों सेकंड बैक सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे, बिकॉज दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन वी नो दैट इट इज फ्रॉम बैक E2। अपने को तो ये बात पता है कि E2 से है, तो 1/2 का क्या काम है, अब तो खाली E2 में कितना रेड बॉल है वो देखना है, विच इज 5 out of 11, तो लिख दिए। एंड देन अपने लोग का अल्टीमेट क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज क्या, that the ball is drawn from back to when we know it is red। तो when you know it is red, when you know it is red, उसका चांसेस क्या है सर? पहला बात तो 3/7 है, जब आपको ये पता है, जब आपको ये पता है कि बैक 1 से है,
लेकिन रियल में तो आपको ये पता नहीं होगा, इसीलिए 1/2 मल्टीप्लाई करके 3/7 में 3/14 आया। सिमिलरली दोस्तों प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, इसको ये मैं खाली ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। सिमिलरली दोस्तों 5/11 कब है? जब पता है कि बैक टू सिलेक्ट हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में तो इस बात का पक्का कोई भी पक्का पता नहीं है आपको, तो इसीलिए हाफ इंटू 5/11। लेकिन रियल लाइफ में निकालना क्या था, ये हमारा डिजायरेबल कंडीशन था, हाफ इंटू 5/11, तो उसको न्यूमरेटर पे चढ़ा दिया एंड हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों प्लीज बताओ कि बेस थ्योरम आप लोग को, मैं खाली चाहता हूं 60% समझ में आया क्या, 50 to 60% समझ आया क्या, खाली इतना बताएं, कंफर्म करें दोस्तों। खाली 50 to 60% समझ आया क्या? ओके होल्ड ऑन दोस्तों, ये सब चीजें क्या है, जितना अपने लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे ना, इसीलिए मैं केवल ये क्लास नहीं, मैं कोशिश करूंगा हमारे नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग बेस थ्योरम को डेडिकेट कर सके, जिससे बेस थ्योरम में हमारा एक अलग स्ट्रेंथ डेवलप हो पाए, राइट। अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी वुड बी ओवर बाय टुडेस क्लास। सम्स प्रैक्टिस बाकी रहेगा विच विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब मोर सम्स, ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है ना। हाँ सर, आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़े तब तक। अ फैक्ट्री इज 3 मशीन X, Y and Z प्रोड्यूसिंग 1000, 2000 एंड 3000 बोल्ट्स। बोल्ट्स मतलब समझ में आया, जैसे नट्स एंड बोल्ट्स होता है ना, वही है, स्क्रू ड्राइवर और ये सब की तरह। 3000 बोल्ट्स पर डे रेस्पेक्टिवली। मशीन X प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्ट्स, मतलब जो बोल्ट्स है उसमें 1% बोल्ट्स में डिफेक्ट होता है, Y में 1.5% डिफेक्ट्स, Z में 2% डिफेक्ट्स, ठीक है। हाँ सर, Z प्रोड्यूस करता है 2% डिफेक्ट्स। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है ना, पूरा दिन के बाद पूरा दिन खत्म हो गया और फिर एक बोल्ट हम लोगों ने एट रैंडम ड्रॉ किया एंड इट इज डिफेक्टिव, मतलब ये बात पक्का है कि इट इज डिफेक्टिव। जैसे ऊपर में ये बात पक्का था ना कि जो बॉल है वो रेड है, वैसे यहां पर ये बात पक्का है कि ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, ये बात पक्का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात का क्या चांस है कि जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन X से निकला है। समझ आया कि नहीं आया? जैसे ये प्रूफ करना था कि रेड बॉल है, लेकिन ये बताओ कि वो बैग 2 से निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। वैसे यहां पर क्या है कि डिफेक्टिव है, ये बात पक्का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन X। इस बात का क्या चांस है कि जो वो है वो मशीन X से प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा सर, ये बात तो सही है दोस्तों। इसमें भी आप लोग को एक ट्री नजर आएगा, वो ट्री क्या है सर? सबसे पहले तो देखो 3 मशीन्स हो सकते हैं, मशीन X, Y और Z, किसी का भी हो सकता है, राइट। मशीन X कितना प्रोड्यूस करता है सर? 1000, देन 2000 और 3000। तो मशीन X का चांसेस क्या है? 1000/6000, क्योंकि टोटल 6000 बोल्ट्स प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, जिसमें से 1000 इसका है, 2000 इसका है और 3000 दोस्तों इसका है, इवेंचुअली गिविंग अस 1/6, 1/3 एंड 1/2 बराबर। हाँ सर बराबर। ये तो है चांसेस ऑफ बोल्ट्स कि कौन सा मशीन बनाया होगा किसी बोल्ट को, उसका चांसेस। फर्दर ये अपने को पता है कि अगर ये है तो इसमें भी फर्दर है कि कितना क्लियर, कितना डिफेक्टिव और कितना नॉन डिफेक्टिव है। सेम इधर जैसे आप लोग देखोगे, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग देखोगे कि जो X है वो 1% डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है। 1% मतलब समझते हो 1 out of 100, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 out of 100 डिफेक्टिव है। तो क्या नॉन डिफेक्ट है? 99/100। क्या नॉन डिफेक्टिव का मेरे को क्या ही करना है यहाँ पर, राइट। मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में आपको ये चार्ट नहीं बनाना, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या है? 1.5% डिफेक्ट है। 1.5% डिफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1.5/100, जी हाँ सर बिल्कुल 100।
जिसको आप 15/1000 भी लिख सकते हो, ज्यादा इजी लगता है लिखने में। ये हो गया 985 आउट ऑफ 1000, जो कि नॉन डिफेक्टिव है। करेक्ट? हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सिमिलरली इसका जो है डिफेक्ट रेट वो 2% है, तो ये 2 आउट ऑफ 100 डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है और 98 आउट ऑफ 100 नॉन डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है। अपने को बोला कि भाई ये बात तो पक्का ही है, नॉन डिफेक्टिव से तो अपने को मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग बोला कि ये बात तो पक्का ही है कि बोल्ट डिफेक्टिव है। ये बता कि वो मशीन आपका कौन सा मशीन एक्स से प्रोड्यूस हुआ है। मैं बोला ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो लेट E1, E2, E3 represent the probability of bolts being from मशीन XYZ। देखो बैग्स में क्या था, बैग्स आइडेंटिकल थे, तो दो में से कोई भी एक सिलेक्ट होने का 1/2 था, लेकिन मशीन्स की कैपेसिटी अलग अलग है। तो मशीन X से हो इसका चांसेस कम है, 1/6 है, क्योंकि वो सिर्फ 1000 प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो? तो E1, E2, E3 रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट बीइंग फ्रॉम X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली। तो प्रोबेबिलिटी कि कोई भी बोल्ट सिलेक्टेड एट रैंडम, डिफेक्टिव हो या नॉन डिफेक्टिव हो, फ्रॉम बीइंग मशीन X, मशीन 1 बोल रहा हूं, मशीन X क्या है 1/6, बिकॉज मशीन 1/6 कहां से आया, बिकॉज 6000 में से 1000 ये मैन्युफैक्चर करता है। सिमिलरली E2 का क्या है 2/6, बिकॉज 2000 आउट ऑफ 6000 आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। सिमिलरली इसका क्या है 3/6। करेक्ट? ओके सर। अब मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं, डी, डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक है, डिफेक्टिव बोल्ट। डी मतलब एक इवेंट कि आपको एक डिफेक्टिव बोल्ट मिला। अब अपने को निकालना क्या है दोस्तों, अपने को दोस्तों ये निकालना है प्रोबेबिलिटी that the bolt is from machine 1, that the bolt is from machine 1 यानी कि machine X, when it is known that it is defective। समझ आया कि नहीं आया सर? तो सर इसको कैसे करेंगे? मैंने आप लोग को क्या बता रखा है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या गिवन है कि बोल्ट डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव बोल्ट का प्रोबेबिलिटीज निकालो। आप सबसे पहले डिफेक्टिव बोल्ट का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन वी नो दैट इट इज फ्रॉम मशीन X, मतलब ये बात पक्का पता है हमें कि वो मशीन 1 से है। तो इसमें तो सर 1/6 का कोई काम ही नहीं है, जब अपने को ऑलरेडी पता है। जैसे वहां पर 1/2 का कोई काम नहीं था, यहां पर भी 1/6 का कोई काम नहीं है, क्योंकि वी नो कि इट इज फ्रॉम मशीन X। सो व्हाट इज द चांस ऑफ डिफेक्ट 1/100, क्योंकि उसका डिफेक्ट रेट 1% है, तो 1/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन वी नो दैट इट इज फ्रॉम मशीन 2 इज 1.5 आउट ऑफ 100, यानी कि 15/1000। सिमिलरली दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन वी नो इट इज फ्रॉम मशीन Z इज इक्वल्स टू व्हाट 2/100। जी हां सर, यहां पर तीनों केसेस में दोस्तों वी न्यू कि इट इज फ्रॉम E1, वी न्यू इट इज फ्रॉम E2 या इट इज फ्रॉम E3, मतलब इट वाज फ्रॉम मशीन X, इट वाज फ्रॉम मशीन Y, इट वाज फ्रॉम मशीन Z। वी न्यू दिस, हम लोग को ये बात मालूम था, राइट? रियल लाइफ में तो मालूम नहीं रहेगा। तो दोस्तों हाउ डू वी गो अबाउट इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/D इज इक्वल्स टू, पहले तो पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट निकाल लो। वो क्या होगा दोस्तों, देखो अगर डिफेक्टिव बोल्ट मशीन X का है तो 1/100 है प्रोबेबिलिटी। लेकिन यार एक चीज समझो, यहां पर तो D/E1 जब लिख रहे थे तो पता था कि मशीन X सिलेक्ट हुआ है, बट ऐसे तो मशीन X सिलेक्ट हो इसका चांसेस सिर्फ 1/6 है, तो 1/6 मल्टीप्लाई करो। ओह, सिमिलरली डिफेक्टिव बोल्ट, हम लोग टोटल डिफेक्टिव बोल्ट्स नीचे लिख रहे हैं, तो 15/1000 है यहां पर, लेकिन व्हाट आर द चांसेस कि ये वाला मशीन सिलेक्ट होता है, इट इज 2/6। सिमिलरली 3/6 इंटू 2/100। लेकिन हम लोग को निकालना किसका है, इस बात का कि वो मशीन X से निकला है, विच इज 1/6 इंटू 1/100। इसको ऊपर चढ़ा दो। ओ, तो ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। बस फिर सॉल्व करिए सर। सॉल्व करके कितना आ रहा है आप लोग का देख लीजिए, 1/600 बाई 1/600 प्लस इसको सॉल्व करो तो 30/6000 आएगा, प्लस ये कट गया तो 1/100 आएगा। समझ गए ना क्या?
6/600 मतलब 1/100, इसमें भी आप काटाकुटी कर सकते हो तो 1/200 आएगा नीचे। तो इवेंचुअली व्हाट डू यू लैंड अप विथ 1/600, डिनोमिनेटर में एलसीएम 600 हो गया तो 601, 200 3 जा तो 3 + 6 यानी कि 1/600 इंटू 600/6 + 3 9, 9 + 1 10, कट गया यानी कि द चांसेस आर 1/10 यानी कि 0.1। खत्म दोस्तों। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब इस बात का चांस कि ये वो डिफेक्टिव बोल्ट, वो तो पता ही है, वो डिफेक्टिव बोल्ट मशीन एक्स है, उसका क्या चांस है 0.1 या 10%। दोस्तों अब तो 100% समझ में आया बेस थ्योरम। हाई या ना बोलिए प्लीज, हाई या ना बोलिए प्लीज, फटाफट दोस्तों। फटाफट दोस्तों रिस्पॉन्ड। यस सर, वेरी गुड। हाँ सर, वाह सर। एक बात मैं बताऊं आप लोग को। हाँ सर बताओ। मैं आपको बताता हूं कि मैं इस फॉर्मूला को कैसे याद रखता हूं। हालांकि फॉर्मूला याद रखने का तो कुछ अब है ही नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक अगर किसी को फिर भी जानना है तो दोस्तों जो तरीका है जो मैं यूज किया वो ये था कि हमेशा देखो निकालना क्या है, हमेशा देखो कि निकालना क्या है। सुनो, इधर पे अपने को क्या निकालना था, मैं कैसे सोचा मैं आपको बताता हूं। मैंने ये सोचा कि मेरे को निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम मशीन एक्स व्हेन वी न्यू दैट इट इज डिफेक्टिव। तो जो निकालना होता है ना बेटा, ठीक उसका उल्टा कर दो, ठीक उसका उल्टा कर दो। उसका उल्टा मतलब ऊपर में चढ़ा दो, ठीक इसका उल्टा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन यू नो इट इज फ्रॉम मशीन एक्स। ओ, और इसका सारा उल्टा लिख लो। कितना मशीन है? 3 है तो इवन थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ के लिखिएगा, जानबूझ के बोल रहा हूं। 3 था, दो होता तो 2 ही लिखते, 3 है तो 3 लिखा डिनोमिनेटर के अंदर। अब दोस्तों यहां पर ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो डिनोमिनेटर है या यहां पर न्यूमरेटर है, ये इंडिकेट करता है कि व्हेन वी नो दैट इट इज फ्रॉम मशीन एक्स, बट व्हाट आर द चांसेस दैट मशीन एक्स का बोल्ट हो, तो उसके लिए मशीन एक्स का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो। ओ, इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखा जाता है। जी हां बिल्कुल, कंसेप्चुअली तो इसी तरह से याद रखा जाता है और आप लोग भी यही किए। लेकिन शुरू में आपको अगर कोई ये फॉर्मूला लगाने बोलते तो आप बोलोगे अरे ये क्या है सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट अवर बेस थ्योरम। ठीक है, कुछ सम्स करेंगे और इनफैक्ट मैं आप लोग को चाहता हूं एक होम टास्क भी दूं। ठीक है ना दोस्तों, प्लीज करिएगा ये होम टास्क। लिसन वेरी केयरफुली गाइस। एक ही क्वेश्चन है बट अफेक्टिव है, 2 बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। अगर इंपॉर्टेंस पूछ रहे हो ना तो ये जान लो कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का। बताएं सर क्वेश्चन क्या है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री, दोस्तों एक बोल्ट फैक्ट्री है जिसमें ए बी और सी मैन्युफैक्चर, ए बी और सी मशीन्स हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, जो भी है, मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 50%, 50 नहीं 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बिंग सिलेक्टेड है ना। टोटल प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। डिफेक्ट्स आर, मतलब ऑर्डर में बताएं तो डिफेक्ट्स आर 5%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली, मतलब इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ सर। सर आगे बताएं। एक बोल्ट आपने रैंडमली फाइंड किया, अ बोल्ट इज रैंडमली फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाउंड डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग फ्रॉम मशीन सी। इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन सी का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक तरीका का क्वेश्चन अपने बेसिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी इट इज फ्रॉम मशीन सी। दोस्तों ये आप लोग को करना है एंड देन प्लीज शेयर योर सॉल्यूशंस। दैट्स इट फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन।